हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग बहुपद चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं। आज बहुपद का चौथा क्लासेस है। आज हम लोग बहुपद के ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग नई शिक्षा नीति के बारे में भी बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, आप लोगों के लिए क्या क्या चेंजेस हो रहा है। और जैसे सुन रहे हैं, जैसे आप लोग सुन रहे होंगे कि डीएलएड का मान्यता ख़त्म हो रहा है, तो अगर आपके भाई बहन भाभी कोई अगर डीएलएड कर रहे हैं तो आपके भी मन में ये सवाल उठ रहा होगा। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि डीएलएड का मान्यता रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग बहुपद का ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स। पी एक्स क्या है? पोलिनोमियल ऑफ एक्स। मतलब कोई बहुपद एक्स है, इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो इसका क्या होगा कि वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ होगा। मतलब क्या? y बराबर एक्स का ग्राफ होगा। मतलब कोई बहुपद है एक्स, अब उसका ग्राफ बनाना है। तो आप जब ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाएंगे तो कितने एक्सिस होते हैं? 2 एक्सिस होते हैं। एक ऊपर वाला क्या होता है? वर्टिकली ऊपर वाला क्या होता है? y एक्सिस। और हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रेखा जिसको बोलते हैं वो क्या होता है? एक्स एक्सिस। और इधर नेगेटिव में एक्स एक्सिस होगा और इधर नेगेटिव में वाई एक्सिस होगा। अब y बराबर एक्स का ग्राफ बनाना है। तो जब देखिए आप ग्राफ बनाएंगे, y बराबर एक्स का मतलब क्या? जितना वैल्यू x का होगा उतना वैल्यू y का भी होगा। मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे x घटेगा वैसे वैसे y भी घटेगा। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, और आप ये ग्राफ बनाए हुए होंगे पहले। तो ये क्या है? y बराबर एक्स का वैल्यू है। देख रहे हैं, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y का भी वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे जैसे इधर जैसे जा रहे हैं x का वैल्यू घट रहा है तो y का भी वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये y बराबर एक्स का वैल्यू होगा। अब ये देख रहे हैं कैसा हो रहा है? ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा है? सरल रेखा है, एक सीधी रेखा है। तो आप और देखिए, जो पी एक्स बराबर एक्स है, यानी कि जो बहुपद एक्स है, ये किस घात का बहुपद है? एक घात का बहुपद है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक्स पर जो हाईएस्ट पावर होता है उसको उस घात का बहुपद कहते हैं। तो यहाँ एक्स पर हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, नहीं है कुछ, तो 1 है। इसका मतलब है ये एक घातीय बहुपद है। और एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम क्या है? रैखिक बहुपद। तो देख रहे हैं रैखिक क्यों हो रहा है? क्योंकि एक सीधी रेखा आपका बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, सीधी रेखा बन रहा है, तो इसीलिए इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। कोई बहुपद आपको दिया हुआ है x-1, इसका ग्राफ आप बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इसी में हम आपको बना करके बताते हैं। तो ये क्या होगा? x का 1 और y का क्या होगा? 0। और यहाँ पे x का 0 और y का कितना होगा? -1। तो ये है y बराबर x-1 का ग्राफ। इसी तरह x+1 का होगा, तो x+1 का ये y बराबर हो गया x+1 का ग्राफ। यहाँ पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, और यहाँ पे x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0। तो देख रहे हैं, ये x+1 का है, ये x का है, x-1 का है। तो ये क्या है? सारा क्या है? रैखिक बहुपद, सॉरी, सारा क्या है? एक घातीय बहुपद है। और एक घातीय बहुपद का ग्राफ कैसा बन रहा है? सरल रेखा। इसका मतलब यहाँ से हमें ये समझ में आया कि एक घातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा होगा, एक सीधी रेखा होगा। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा। जैसे हम लोग देखें y, दूसरा देखिए, कोई बहुपद आपको दिया हुआ है पी एक्स बराबर x²। अब इसका जैसे आपको ग्राफ बनाना है। मतलब क्या हो गया कि y बराबर पी एक्स का ग्राफ बनाना है, और पी एक्स का वैल्यू कितना है? x²। जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा सा इसको हम आपको वैल्यू निकालना बताते हैं कैसे बनाएं। एक्स वाई, जैसे देखिए x का वैल्यू 0 लीजिए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 होगा। x का वैल्यू आप 1 लीजिए तो y का वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। x का वैल्यू 2 लीजिए तो y का वैल्यू कितना होगा? 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा? 4। और x का वैल्यू अगर -1 लेंगे तब x का वैल्यू, जब x का वैल्यू -1 लेंगे तब y का वैल्यू कितना होगा? -1 का स्क्वायर, मतलब 1 ही होगा। और x का वैल्यू अगर आप -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर फिर भी कितना आएगा? 4 ही आएगा। मतलब y एक्सिस का मान हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि आप ये स्क्वायर में है। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो y एक्सिस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अब इसका आप जब ग्राफ बनाएंगे तो चलिए थोड़ा सा हम लोग ग्राफ भी इसका बना करके देखते हैं। ये क्या है? y एक्सिस है। ये क्या है आपका? x एक्सिस है। जैसे देखिए, ये तो हो गया आपका क्या? 0,
ये हो जाएगा 1, ये होगा 2, मान लीजिए अलग अलग एक एक पार्ट में बांट लेते हैं, 3 4 5, 1 2 3 4 क्या 5, एक से सारा क्या होगा माइनस में होगा। सेम ऊपर में 1 2 3 4 5, इधर क्या होगा वाई एक्सिस माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4, ये क्या होगा माइनस वाई एक्सिस। अब हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। वैल्यू रखिएगा, x का 0 तो y का भी 0, मतलब ये वैल्यू होगा। x का 1 तो y का भी 1, मतलब कौन सा वैल्यू पॉइंट होगा, ये पॉइंट। और x का 2 y का 4, तो x का 2 तो यहाँ हुआ और y का 4 यहाँ पे, मतलब इन दोनों को यहाँ पे मिलाइएगा तो यहाँ पे आएगा ये पॉइंट 2 और क्या है 4 है। x का -1 तो y का कितना 1, मतलब x का -1 ये हुआ और y का 1, तो ये पॉइंट हुआ। फिर x का -2 और y का कितना 4, तो x का -2 y का 4, तो कुछ ये पॉइंट हुआ। तो जब इसको मिलाइएगा आप, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये है किसका, y बराबर एक्स स्क्वायर का। कैसे ग्राफ बनाया आपको समझ में आया होगा। तो ये है y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब इसका शेप की अगर बात करें तो इसका शेप, इस शेप को बोलते हैं पाराबोला शेप, पाराबोला शेप। तो ये पाराबोला शेप। और एक्स स्क्वायर किस घात का बहुपद है, तो द्विघातीय बहुपद है। तो द्विघातीय बहुपद का ग्राफ हमेशा पाराबोला शेप में होता है। एक घातीय बहुपद का रैखिक सीधा सरल, एक घातीय बहुपद का सरल रेखा, और द्विघातीय बहुपद का शेप क्या होता है, हमेशा पाराबोला होगा। यानी अगर मान लीजिए y बराबर कोई बहुपद आपको px बराबर -x² देता, तो इसका मतलब क्या है, y बराबर -x², तो इसका ग्राफ ऐसा होता, समझे। तो ये क्या है, ये अपवर्ड है, क्या ऊपर की ओर है, तो ये अपवर्ड है, और ये नीचे की ओर है डाउनवर्ड, तो इसको अपवर्ड पराबोला बोलते हैं और इसको डाउनवर्ड पराबोला बोलते हैं। लेकिन द्विघातीय बहुपद का ग्राफ हमेशा क्या होगा, पराबोला शेप में होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा, अगर कोई बहुपद XQ दिया हुआ है तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे ना, इसका थोड़ा सा हम आपको सिर्फ ग्राफ बना के बताते हैं, बाकी कैसे ग्राफ बनाना है तो सीख ही गए हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, y बराबर XQ का, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब ये हम क्यों बताए हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ग्राफ बनाना सीख लिए और ये समझ गए कि कौन सा एक घातीय बहुपद का ग्राफ का नेचर कैसा होगा और द्विघातीय बहुपद का ग्राफ का नेचर कैसा होगा। कोई भी ग्राफ बना करके दे दे और हमसे पूछे कि बताइए, ये ग्राफ देख करके बताइए कि ये किस घात का बहुपद है, तो ये हम लोग बता सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा सा बहुपद के शून्यक के बारे में भी बात कर लेते हैं। शून्यक किसको कहते हैं कि x के जिस वैल्यू के लिए किसी बहुपद का मान 0 होता है, शून्य होता है, उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। जब आप ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ जहाँ x एक्सिस पे टच करेगा या कट करेगा तो वहाँ पे उस बहुपद का वैल्यू 0 होगा। जैसे कि हमने आपको y बराबर x का आप ग्राफ बनाए, तो यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये क्या है, x का मान अगर 0 रखेंगे तो इस बहुपद का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। जैसे ये x-1 का ग्राफ है, कहाँ पे कट कर रहा है, 1 पे कट कर रहा है, x एक्सिस पे 1, x का जहाँ पे 1 वैल्यू है वहाँ पे कट कर रहा है। तो जब आप x का मान 1 रखेंगे तो वहाँ पे 0 होगा। जैसे देखिए 1 रखिएगा तो 1 रखिएगा, यहाँ पे 1 - 1 कितना होगा 0, तो px बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब इस बहुपद का वैल्यू हो गया 0। यहाँ पे x + 1 है, देखिए कहाँ पे कट कर रहा है, -1 पे कट कर रहा है, और x के जगह पे -1 रखिएगा तो फिर इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा 0। मतलब ये है कि x एक्सिस को जहाँ टच कर रहा है यहाँ पे, या ग्राफ जहाँ पे कट कर रहा है x एक्सिस पे, वही उसका शून्यक होगा। अगर एक बार कट कर रहा है तो 1 शून्यक होगा, 2 बार कट कर रहा है तो 2 शून्यक होगा। जैसे कि ये ग्राफ है आपका, किस घात का ग्राफ है, तो द्विघातीय बहुपद का ग्राफ है, और इसका अगर शून्यक आपसे पूछा जाए कि कितना शून्यक होगा, तो कितना शून्यक होगा, इसका 2 शून्यक होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके कितने शून्यक होंगे, तो इसका क्या है 1 शून्यक होगा। ये इसका, क्योंकि एक ही जगह ये कट कर रहा है, मतलब यहाँ शून्यक है 2, लेकिन 2 क्या है, समपाती है, 2 समपाती शून्यक है। जैसे कि जैसे एक अगर बहुपद ले रहे हैं आप x² - 4x + 4, तो इसका आप जब आप गुणनखंड बनाइएगा तो कैसा बनेगा,
तोड़िएगा ऐसा आएगा, यानी x माइनस 2 और x माइनस 2, तो x का वैल्यू कितना आया 2 2। तो देख रहे हैं शून्यक तो 2 हो रहा है, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है, एक ही है, मतलब इसको 2 संपाती शून्यक कहते हैं। और कहेगा कितने शून्यक हैं, तो 1 शून्यक है। ठीक, तो इसमें कितने शून्यक है, 1 शून्यक है। ये किसका ग्राफ है, तो इसको कहेंगे ना तो ये एक घातीय बहुपद है और ना ही द्विघातीय बहुपद का ग्राफ है। ठीक, इस ग्राफ में कितने शून्यक हैं, तो एक्स क्यू का कितना, इस बहुपद का कितने शून्यक है, तो इसमें एक ही शून्यक है। क्या, क्योंकि एक ही जगह ये कट कर रहा है। चलिए हम आपको 3-4 क्वेश्चन देते हैं, आपको ग्राफ बना करके देंगे, आपको ग्राफ दे करके बताना है कि इसके कितने शून्यक है। ये 8 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कोई बहुपद px का ग्राफ आपको दिया हुआ है और आपको ग्राफ देख करके बताना है कि इस ग्राफ के कितने शून्यक है, इस बहुपद के कितने शून्यक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसमें कितने शून्यक हैं, तो क्या एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है, कहीं भी कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके कितने शून्यक हैं, 0 शून्यक है, इसका कोई भी शून्यक नहीं है। और अगर आप पूछा जाए कि ये किस घात का ग्राफ है, ये एक यहाँ पे एक सीधी रेखा नहीं है, तो ये ना तो ये घातीय बहुपद है और ना ही ये द्विघातीय बहुपद है। बताइए इसके कितने शून्यक है, इसके कितने शून्यक है, एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहे हैं, एक जगह, इसका मतलब इसका 1 शून्यक है। ठीक, और ये किस घात का ग्राफ है, तो ये एक घातीय बहुपद का ग्राफ है। ये बताइए इसमें कितने शून्यक हैं, तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 जगह कट कर रहे हैं, इसका मतलब इसके 4 शून्यक हैं। ठीक, और पूछेगा ये किस घात का ग्राफ है, तो ना तो ये एक घातीय बहुपद है और ना ही द्विघातीय। क्यों, क्योंकि ना तो ये सीधी रेखा है और ना ही ये पैराबोला शेप है। ठीक, अब इसमें बताइए कितने, ये कोई बहुपद दिया हुआ है px, आपको बताना है इसमें कितने शून्यक हैं, तो इसमें 1 शून्यक है। एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है, मतलब है कि इसमें एक ही शून्यक है। और ना तो ये एक घातीय बहुपद का ग्राफ है और ना ही ये द्विघातीय बहुपद का ग्राफ है। इसमें कितने शून्यक हैं, तो इसमें एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, ना ही टच कर रहा है, इसका मतलब इसका कोई भी शून्यक नहीं है, 0 शून्यक है। खाली 0 लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, तो 0 शून्यक है इसमें। और ये द्विघातीय बहुपद का ग्राफ है। इसमें देखिए, तो इसमें भी कितने हैं, 0 शून्यक है, इसमें भी कितने हैं, 0 शून्यक है। क्यों, क्योंकि कहीं भी ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है। और यहाँ पर देखिए कितने शून्यक है, तो यहाँ पर भी 0 शून्यक है। ठीक, और यहाँ पर 2 जगह कट कर रहा है, इसका मतलब इसके 2 शून्यक है। तो अब आपको ग्राफ देख करके पहचानने के लिए आ गया होगा कि कितने शून्यक, ग्राफ देख करके हम आसानी से बता सकते हैं कि किस ग्राफ का कितना शून्यक है, किसी बहुपद का कितना शून्यक है। अब यहाँ पे देखिए ये पैराबोला शेप है और ये द्विघातीय बहुपद का ग्राफ है। अब ये द्विघातीय बहुपद का ग्राफ है, उसका शून्यक कितना है, 0 है। तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आया कि मतलब आपको ध्यान में रखना है कि द्विघातीय बहुपद का कम से कम, द्विघातीय बहुपद का कम से कम, अगर पूछा जाए कि द्विघातीय बहुपद का कम से कम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो कम से कम 0, यानी कि ये भी शून्यक नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कहीं कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कम से कम 0, मतलब उसका हुआ कि उसका कोई भी शून्यक नहीं होगा, कम से कम। और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जितने घात उतने शून्यक। तो द्विघातीय बहुपद की बात करेंगे तो अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 2, कम से कम कितने, 0, और अधिकतम कितने, 2 शून्यक द्विघातीय बहुपद का। और एक घातीय का कम से कम भी 1 होगा और अधिकतम भी क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि अब सीधी रेखा जब बनाइएगा तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा और एक ही बार कट करेगा, तो एक घातीय बहुपद का एक ही शून्यक होगा। और अगर ये त्रिघातीय बहुपद की बात करें, अभी हमने त्रिघातीय का बताया था कि ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये मिनिमम कितने जगह कट कर रही है, 1। तो अगर त्रिघातीय का पूछा जाए, अगर आपसे त्रिघातीय का पूछा जाए तो मिनिमम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा कितने, 1, और मैक्सिमम कितने, तभी बताए जितने घात उतने शून्यक। तो मैक्सिमम कितना होगा, 3। अभी बताए थे कि जितने घात उतने शून्यक, तो मैक्सिमम होगा 3, लेकिन कम से कम 1 शून्यक त्रिघातीय बहुपद का जरूर होगा। ठीक, तो ये हो गया बहुपद के ग्राफ के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया।
आज हम लोग बहुपद क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में से और भी आगे करेंगे। अब हम लोग नई शिक्षा नीति के बारे में बात करते हैं। नई शिक्षा नीति में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, आपके लिए क्या क्या चेंजेस हो रहा है। मतलब कि जैसे आप 10वीं में हैं तो क्या बोर्ड एग्ज़ाम होगा या आपका बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, डीएलएड का मान्यता रहेगा या नहीं रहेगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। आपका बोर्ड एग्ज़ाम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा 2021 से। ये चेंजिंग होगा 2021 से लागू होने की बात है। तो जिसका सेशन 2021 में स्टार्ट होगा उसके लिए चेंजेस हो रहा है, आपके लिए नहीं। मतलब आपका बोर्ड एग्ज़ाम 10वीं का होगा। तो अब हम लोग पहले 1 से 5 की बात करते हैं। देखिए 1 से 5 में मुख्य रूप से क्या किया गया है कि स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दिया गया है। मतलब ये कि कहीं पे बंगाली चलता है तो बच्चे को बंगाली में पढ़ाया जाएगा, कहीं पे मराठी चलता है तो बच्चे को मराठी में पढ़ाया जाएगा, कहीं पे हिंदी चलता है तो बच्चे को हिंदी पे पढ़ाया जाएगा। मतलब स्थानीय भाषा को फोकस किया गया है। और 6 से 8 की बात करें तो 6ठी से बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग, मोबाइल एप्लीकेशन आदि सिखाया जाएगा। मतलब 6ठी से ही इसका नॉलेज दिया जाएगा। अब जैसे पापा जी को, चाचा जी को, दादाजी सबको अब एंड्रॉयड मोबाइल चलाने दीजिए, वो कहता है किससे रिसीव होता है, किससे कट होता है, हमें पता ही नहीं चलता, हमारे लिए सिंपल सेट ही सही है। और छोटा बच्चा को मोबाइल चलाने दीजिए, वो देखिएगा मोबाइल में सब कुछ निकाल लेगा, सब कुछ रिसीविंग कैसे रिसीव करते हैं, कैसे फेसबुक चलाते हैं, सब कुछ जानता है। तो छोटे बच्चे को क्या होता है कि लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है। तो 6ठी क्लास से ही इसका नॉलेज दिया जाएगा और इसका वोकेशनल ट्रेनिंग भी करवाया जाएगा। सरकार के द्वारा ऐसा व्यवस्था किया जाएगा कि अगर किसी बच्चे को कंप्यूटर पर रुचि है तो वह किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर के उसका प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं। मतलब बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट में भी फोकस किया जाएगा कि बच्चों पे कोई स्किल बच्चों के कोई स्किल भी उसके साथ साथ डेवलप हो। अब 9वीं से 12वीं की बात करें तो अब आप 9वीं से ही सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि आप 11th से सब्जेक्ट चयन करते हैं, 10वीं तक सिलेबस सेम रहता है। अब आप 9वीं से ही सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। अब दूसरा मेजर चेंजेस इसमें क्या है कि जैसे अभी क्या था कि साइंस वाले बच्चे अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो साइंस वाले हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं। आर्ट्स वाले बच्चे अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में वो साइंस पेपर उसका अच्छा है लेकिन उसको हिस्ट्री पढ़ने में भी रुचि है, तो जो साइंस रख लिए वो हिस्ट्री नहीं पढ़ पाते थे। और बहुत सारे बच्चे आर्ट्स पेपर बढ़िया है लेकिन उसका मैथ भी अच्छा है, अब वो आर्ट्स रखे तो मैथ पे नहीं पढ़ पाएंगे। तो अब ऐसा नहीं होगा, साइंस वाले बच्चे भी हिस्ट्री का पढ़ाई कर सकते हैं और आर्ट्स वाले बच्चे भी मैथ का पढ़ाई कर सकते हैं, कॉमर्स का पढ़ाई कर सकते हैं। अकाउंट का स्टूडेंट भी ज्योग्राफी, पॉलिटी का पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब आपके हॉबी को मारा नहीं जाएगा, आप अपने सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। दूसरा, बोर्ड एग्जाम की जगह सेमेस्टर प्रणाली लागू होगा। 1 साल में 2-2 सेमेस्टर होगा। जैसे अभी आप देखते हैं कि बच्चे जैसे इंटर में पढ़ते हैं तो क्या होता है कि अगर 1 साल पढ़ाई नहीं करते हैं और दूसरा साल पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेकर के आ गए। अब ऐसा नहीं है, अब हर एक क्लास में यानी कि अब 9वीं क्लास से 1 साल में 2 सेमेस्टर होगा और दोनों सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा और दोनों सेमेस्टर में आपको बैठना होगा। मतलब आपको पूरा साल पढ़ाई करना होगा। अब 12th की बात करें तो अब कि जैसे कोई बच्चे 12th के बाद इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उन्होंने 1 साल का पढ़ाई किया, अब 1 साल के बाद उसे लगता है कि नहीं हमें इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए था, हमें बीएससी करना था, हमें बीए करना चाहिए था, यहाँ पे हम आकर के फंस गए। तो अब बच्चे क्या होते थे कि जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए अब वो वहाँ जाके फंस जाते थे। क्यों? क्योंकि अगर 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो वह 1 साल उसका बर्बाद हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है। अब है क्या कि अगर आप जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो अगर 1 साल का कोर्स करके आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं हमें बीएससी करना चाहिए, हमें बीकॉम करना चाहिए, तो आप छोड़ सकते हैं। उस 1 साल का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक, मतलब कि 1 साल का आपको इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा कि 1 साल का आपने ये कोर्स किया है। अगर आप 2 साल पढ़ाई करके छोड़ना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप 3 या 4 साल में छोड़ते हैं तो आपको फिर डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब ये है कि आपका साल बर्बाद नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे के साथ ऐसा भी होता है कि 2 साल पढ़ाई की और उसके बाद फैमिली कंडीशन ऐसा आ गया कि फैमिली कंडीशन के कारण पढ़ाई उसे छोड़ना पड़ता है। तो अब पढ़ाई छोड़ना पड़ता है तो वो 2 साल का उसका कुछ भी नहीं मिलता था। अब ऐसा नहीं है, उस 2 साल का रिकॉर्ड रखा जाएगा, 2 साल का आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 2 साल हमने पढ़ाई किया, बीच में ब्रेक हुआ, 2 साल बाद फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अब तीसरा यानी 3rd ईयर से आप पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको फिर से शुरू करना होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए कि आपका साल बर्बाद नहीं होगा।
आप जो भी कोर्सेज़ किए हैं उसका रिकॉर्ड डिजी लॉकर में रखा जाएगा। जैसे आप इंटरव्यू देने जाएंगे और आपका रिकॉर्ड जब वहाँ पे आपको बताना नहीं होगा, वह आपका क्रेडिट स्कोर चेक कर लेगा, कंप्यूटर में डालेगा, डिजी लॉकर में वो लॉक है, डिजी लॉकर खोल करके आपका देख सकता है कि आपने कंप्यूटर कोडिंग का क्लासेस किया है, आपने इंजीनियरिंग किया है या डिप्लोमा किया है या कितना साल करके पढ़ाई छोड़ दिए, तो उसका सर्टिफिकेट सारा डिजी लॉकर में सेव रहेगा। अब हम लोग डीएलएड एग्ज़ाम की बात करते हैं। क्या डीएलएड एग्ज़ाम का मान्यता, जैसे नई शिक्षा नीति में बताया गया है कि डीएलएड का मान्यता खत्म होगा, तो क्या जो अभी डीएलएड कर रहे हैं उसका मान्यता खत्म होगा? तो नहीं, देखिए जो अभी डीएलएड कर रहे हैं या जो कर चुके हैं उसका मान्यता खत्म नहीं होगा, वो उसका मान्यता रहेगा। क्योंकि देखिए ये 2021 से लागू हो रहा है और इसको लागू होते होते भी 2030 तक पूरा तरह से बताया गया है कि 2030 तक लागू होगा। 2020 में कर रहे हैं डीएलएड या जो कर चुके हैं उसका मान्यता खत्म नहीं होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, या जो लोग डीएलएड कर रहे हैं उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सारे डाउट दूर भी होंगे, और जब लागू होगा उसके बाद फिर हम आपको और डिटेल से बताएंगे। क्योंकि अभी तो विधेयक पास नहीं हुआ, अभी कैबिनेट का मंजूरी मिला है। जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद फिर हम वीडियो बना करके आपको डिटेल से बताएंगे कि फाइनली क्या क्या चेंजेस हुआ है। ठीक, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया है कि 10वीं के बाद क्या करें। जैसे बहुत सारे बच्चे को गाइडलाइन का अभाव होता है, वो ये नहीं सोच पाते हैं कि 10वीं के बाद हमें साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए। तो हमने इस पर भी पहले वीडियो बनाया था। अब नई शिक्षा नीति लाया जा रहा है तो इसका भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया कि देखिए कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस होगा, और जब फाइनली आएगा तो उसके बाद भी हम वीडियो बना करके आपको बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नया नया चीज़ जानकारी मिलते रहे और आपका तैयारी भी प्रॉपर ढंग से होता रहे। हम आपको हर एक चैप्टर का वीडियो बना करके आपको बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपको भटकने नहीं देंगे, आपको यहाँ पे सही मार्गदर्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। हम दिसंबर 2015 से महिंद्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में फैकल्टी हैं, और मेरे मार्गदर्शन में बहुत सारे बच्चे एसएससी, बैंक, रेलवे में जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे एसबीआई में पीओ क्लर्क हैं, बहुत सारे बच्चे ग्रामीण बैंक में, आईबीपीएस में, रेलवे, एलपी आदि में जॉब कर रहे हैं, एफसीआई में जॉब कर रहे हैं। तो दिसंबर 2015 से मैं इस फील्ड में हूँ, तो मुझे सारा चीज़ों का जानकारी है। तो मैं आपको कभी भी भटकने नहीं दूंगा, आपको मार्गदर्शन का कमी नहीं होगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगा, आपके करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा, हम आप तक पहुँचाते रहें। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।